इसमें नहीं है, पहले है जो रह गया था टॉपिक, हम वैसे टॉपिक के वाइज हिसाब से कर लेते हैं इसको, ठीक है। जीएसटी काउंसिल, जैसे आप लोगों को पता है, यहां ध्यान दो बेटा, जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। क्योंकि इसमें ये एक तरीके का ऐसा टैक्स होता है विच हैज नॉट बीन पेड बाय द पर्सन हु इज लाइबल फॉर दैट। नॉर्मली डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? वो टैक्सेस होते हैं जो जिस पर इंप्लीमेंट किया जाता है वही पे करता है, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। ये सारे टैक्सेस आप पर अप्लाई होंगे और आप ही पे करोगे। बट इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो पे तो हम करते हैं, बट लाइबल इसके लिए कौन हो जाता है? जो सेलर होता है। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट होता है, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं ये, बट पेमेंट एक्चुअली में हम ही करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो अगर हम पास के लिए बात करें ना, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहा। रिफॉर्म से पहले बहुत ज्यादा दिक्कतें थी इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो इसीलिए काफी सारी टैक्स चोरियां भी होती थी। फिर उसके बाद ये वैल्यू एडेड टैक्स लेकर आए। क्या लेकर आए? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो बेसिकली टू शो अगेन अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है जिसको अप्लाई किया जाता है, ओके, सो दैट कि मल्टीपल टैक्सेस को कम कर दिया जाए। बहुत सारे जो टैक्सेस होते हैं उन्हें कम करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स अप्लाई किया जाता था। अभी भी हमारे पेट्रोलियम पे वैल्यू एडेड टैक्स ही लगता है, उस पर जीएसटी अभी अप्लाई नहीं हुआ है। आई बात समझ में? अब एक्चुअली में इनडायरेक्ट टैक्सेस में इतने चेंजेस करने की जरूरत क्या हुई? पहले वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैट लेकर आना, फिर अभी गवर्नमेंट ने वैट को भी खत्म करके जीएसटी लेकर आ गए। क्यों? क्या जरूरत है ना? तो है, उसकी नीड अपनी एक रिक्वायरमेंट है ना। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं, 2009 के आसपास का इंसिडेंट है। आई वेंट टू अ पिज्जा शॉप पे मैं गया था, या कोई ऐसे ही पिज्जा की शॉप थी, ठीक है, करोल बाग में। करोल बाग मार्केट जो है ना प्रॉपर, उसी मार्केट के लेन में था। तो उस समय ऑब्वियसली मेरी अर्निंग भी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो हमने बड़ी, मतलब वो कहता ना कि मेरा छोटा भाई बोल रहा था कि नहीं चलो पिज्जा खाना है, हमारे लिए बड़ी लग्जरी चीज हुआ करती थी वो। मेरे पापा या मेरे पेरेंट्स कभी नहीं लेकर गए, उनको लगता था अच्छा 300 रुपए 200 रुपए, वो तब भी इतने में आता था। पिज्जा तब भी इतने में आता था जब हमारी इनकम कम थी, आज भी उतने में ही आ रहा है। तो मैंने बोला कि चल ठीक है मैं लेकर चलता हूं, तो हम 2-3 गए। जब हम वहां गए तो वॉज गुड, अच्छा था, बिल्कुल बहुत क्लीन था, बढ़िया था, सुंदर था। ओके, हमने ऑर्डर किया, लगभग 350 रुपए का पिज्जा कुछ ऑर्डर किया, ठीक है। ऑर्डर किया, खा पी लिए, मेरा भाई बहुत खुश था कि भाई चलो आज पिज्जा खा लिया। जब हमने बिल मंगवाया तो हमारा बिल लगभग 550 के आसपास का है, शायद इससे ज्यादा ही, मुझे जो अभी याद है 550 प्लस बिल था। अब मैंने 350 करके, आप सोचो कि हम बैठे टेबल पे और हमने देख लिया भाई 350, हाँ इतने बजट में आई है तो और जब बिल आया तो 550 रुपए का, है ना। ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग खराब हुआ। जब काउंटर पे गए तो भाई साहब ने समझाया कि देखो सर पिज्जा तो आपका 350 का ही है, इस पे 50 रुपए का कोई एंटरटेनमेंट टैक्स लग गया, इस पे 40 रुपए का एक सर्विस टैक्स लग गया, इस पे 30 रुपए का एक सर्टेन और टैक्स लग गया, एक लग्जरी टैक्स भी था वहां पे कि भाई ये जो शॉप खोली हुई है ये बहुत महंगी जगह पे है, इसका टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, है ना। तो वो सब मिलाकर अल्टीमेटली 500 रुपए। अब बिल बन गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू पे। हमने पे किया, बट वहां पर हमने देखा कि हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो लाइक इस चीज को लेकर बहस कर रहे थे कि व्हाट इज गोइंग ऑन यार, आप ये प्राइस बताकर या तो इंक्लूड करके बताओ उसमें, या कुछ तो हिंट दो। अब किसी ने 1000 का किया और आप उसका 1700 रुपए का बिल दे रहे हो, 700 रुपए का, तो बेचारा
सोचो कि 1100 रुपये ही है, सोचे चलो कोई बात नहीं 1000 में होगी बात खत्म, और बिल आ गया 1700 रुपये का, क्या करेगा वो? तो ये कंफ्यूजन, ये मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया जो मेरे साथ हुआ, ऐसे सबके साथ होता था। आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट वाला कुछ नहीं बताता था, आपने लेस देखा, प्राइस देखा, आपने सामान मंगवा लिया, और जब बिल मंगवाया तो बिल उससे लगभग 1.5 टाइम्स ज्यादा, 600 रुपए का बिल 900 रुपए का हो गया। समझ में आई बात? दैट मेक्स अ लिटिल डिफिकल्ट। अब आप देखते हो जब से जीएसटी आया है, एक तो चीज क्लियर हो गई कि ये टैक्स, ये टैक्स, ये टैक्स अब नहीं होने वाला, कुछ जगहों को छोड़कर। जैसे अगर हम मॉल के लिए बात करते हैं तो मॉल में अलाउड है कि कुछ सर्विस टैक्स या लग्जरी टैक्स डाला जा सकता है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव शॉप होती है। इसीलिए आप देखोगे कि कोई भी सामान आप मॉल के बाहर खरीदो वो सस्ता मिलेगा, वो सेम चीज मॉल में जाओगे तो थोड़ी महंगी मिलेगी, है ना? मैं एग्रीगेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिंगल की बात कर रहा हूं। जैसे जब भी मैं मॉल लेके जाता हूं तो मेरा बेटा वो क्या डोनट और पेस्ट्रीज वगैरह खाता है, तो हम गए थे, ये एलिजेंट मॉल है एनएसपी पे, तो वहां पे जो डोनट था वो डोनट लगभग 250 के अराउंड था। तो मुझे लगा यार कुछ यूनिक देंगे ये 250 में, तो उनका बेस वाला था जो 50-60 रुपए मिलता है इधर, है ना? तो इतना बड़ा गैप क्यों? इतना बड़ा गैप इसलिए, एक तो वो मॉल है ना, आप वहां पे कुछ ऐसा बार्गेनिंग नहीं करोगे, कुछ नहीं, तो उनका अपना टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करके वो अमाउंट, हालांकि अब वो इंक्लूड करके बता रहे हैं, वो उसमें ऐसा नहीं करते, उसमें सिर्फ जीएसटी छोड़ देते हैं, बाकी सारे टैक्सेस वो लगा के रखते हैं। तो आपके साथ एटलीस्ट ये है कि गलतफहमी नहीं होने वाली है, नंबर 1। उसके अलावा बाकी आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो इट्स अ क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि आपका वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है और उस पर टैक्स क्या है। अब तो स्लैब्स भी बिल्कुल क्लियर कर दिए गवर्नमेंट ने, है ना? आप कुछ नहीं तो आप गूगल कर सकते हो कि ये वाले प्रोडक्ट पे कितना टैक्स है, वहां सीधा आ जाएगा 0% है, तो भाई उसको बोल सकते हो आप कि इस पे चार्ज क्यों लगा रहा है भाई, जब 0% है तो। समझ में आई बात? क्लियर? हाँ। अब हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल्स के बारे में, ठीक है? जीएसटी काउंसिल के लिए अगर हम बात करें तो जीएसटी काउंसिल वॉज स्टेबलाइज इन 2016। जीएसटी काउंसिल कब शुरू हुआ था? 2016 में, ठीक है? हाँ 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 हाँ, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। पहले पार्लियामेंट में पास किया गया था, जब वहां के बाद इसको एक एक्ट बनाया गया, आफ्टर दिस एक्ट इसको इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है? ऑफिशियली सितंबर 12, 2016 में ये इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है? समझ में आया? अब अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल के स्ट्रक्चर की, तो जीएसटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर होता है, तो जीएसटी काउंसिल अगर हम ये बना रहे हैं तो इस जीएसटी काउंसिल के टॉप पर कौन होता है? चेयरपर्सन। कौन होता है बेटा? चेयरपर्सन, जिसको हम चेयरमैन बोल सकते हैं। कौन होता है ये होता है फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। हालांकि अब कोई प्लानिंग कमीशन है नहीं, विच इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, but still the chairperson of Niti Aayog is Prime Minister. Similarly, the chairperson of GST Council is Finance Minister. अभी कौन है? हाँ, श्रीमती निर्मला सीतारमन, राइट? ओके। इसके अलावा इसमें कोर मेंबर्स होते हैं, है ना? कोर मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, वो कौन कौन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, इस तरीके से ये पूरा काउंसिल बन के रेडी होता है। समझ आई बात? क्लियर बेटा? ओके। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली चीज, अगर
क्वारम, क्वारम मीन्स मीटिंग। अगर कभी इनको किसी भी टॉपिक पर मीटिंग करना होता है तो उसमें मिनिमम 50% मेंबरशिप की प्रेजेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ समझ आई बात? जैसे अभी करंटली अगर हम बात करें तो इस समय हमारे जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर्स हैं। 2 मेंबर्स आर फ्रॉम सेंटर एंड 31 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स। स्टेट मतलब अलग अलग स्टेट से एक दो मेंबर्स करके होते हैं। अब ये जितने भी मेंबर्स हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 33, है ना? तो आप ये समझिए कि एटलीस्ट 17 मेंबर की जरूरत होगी तब ये मीटिंग के लिए बैठ सकते हैं। जैसे सपोज करो इन्हें कोई स्लैब्स में चेंज करना है, इन्हें जीएसटी के फाइलिंग में कुछ चेंजेस करने हैं, ओके, कुछ चीजें बदलनी है, ओके, या नया कुछ इंप्लीमेंट करना है, तो जब ये इसके लिए मीटिंग करेंगे तो 17% तो एटलीस्ट होने चाहिए इनके पास। अगर 17 से कम है तो उस दिन मीटिंग नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ, इनका काउंसिल, इनका अपना ऑफिस है, फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस में हो सकता है, जीएसटी का अपना एक ऑफिस है, वहां हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा कि 50% होना चाहिए। दूसरी चीज, ये तो पहली चीज हो गई। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट के डिसीजन। अब मान लो ये 17 जो हैं, ये 17 हैं और ये मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो इस मीटिंग में एटलीस्ट 75% मेंबर शुड अग्री। ये मेंबर्स शुड अग्रीड होने चाहिए कि हमें ये जो भी जीएसटी की बात हो रही है ये करना है या नहीं करना है, ये जो भी काम करना है या नहीं करना है। अगर 75% मेजॉरिटी अग्रीड होते हैं उस टॉपिक को लेके तो इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर अग्रीड नहीं होता, इवन 75 से 74 पे भी रह जाती है बात, तो फिर ये उस दिन तो ये जो भी प्रोविजन है ये क्लियर नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आया? अब इसमें तीसरा जो है वोट वेट। वोट वेट का अगर हम बात करते हैं अकेले जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना बेटा, सी, अकेले जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उनका 33% वोटिंग वोट होता है। मतलब चेयरपर्सन और ये जो 2 मेंबर्स हैं सेंटर वाले, ये अगर अग्री हो गए तो आप ये समझिए कि 33% अग्रीमेंट तो मिल चुकी है उस बात को। अब इनको कंप्लीट करने के लिए सिंपली 42% की और जरूरत है। तो बाकी के जो इधर स्टेट वाले बच गए, कितने बच गए स्टेट वाले? 33 ना बेटा? तो 33 में अगर 13 भी अग्रीड हो जाते हैं, 13 भी अग्रीड हो जाते हैं, ओके, तो फिर वो जीएसटी लॉ या जो भी डिसीजन है वो हो जाएगा। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलाकर 33% का वेट होता है। मतलब उन्होंने अगर यस बोला तो मतलब 33% लोगों ने यस बोल दिया, और रिमेनिंग जो 67% होता है वो अप्रोक्सीमेटली स्टेट गवर्नमेंट का हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? कोई डाउट जितना भी करा है? ओके इसके अलावा नेक्स्ट है जीएसटी किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है। 11th क्लास में भी पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को। जब आप
दो चीजें हैं बेटा, आप विद इन स्टेट डील करते हो, मतलब आप दिल्ली में हो और दिल्ली में ही सामान खरीद रहे हो, ओके, ठीक है, तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी इंप्लीमेंट होता है, ओके। और अगर आप आउटसाइड स्टेट में जाते हो, आरुष समझ में आ रहा है, अगर आप आउटसाइड स्टेट में जाते हो तो आईजीएसटी इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, आईजीएसटी। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं अगर समझने के लिए जाएं तो, अगर आप परचेज कर रहे हो, मतलब आप उस समय गुड्स खरीद रहे हो, तो उस समय इनपुट सीजीएसटी होगा या फिर इनपुट एसजीएसटी होगा, समझ आया बेटा। और अगर आप सेल कर रहे हो तो उस समय क्या होता है, आउटपुट सीजीएसटी, समझ आया। सेम फॉर अगर आप आउटसाइड स्टेट में परचेज कर रहे हो, यस बेटा, हाँ दोनों होंगे, आउटपुट एस जीएसटी। और अगर आप परचेज आउटसाइड से कर रहे हो, मतलब आप हो दिल्ली से बट आप मुंबई से कर रहे हो परचेज, तो उस केस में इनपुट आईजीएसटी अप्लाई होता है। और अगर आप सेल कर रहे हो तो आउटपुट आईजीएसटी आ जाता है, ओके। अब ये जो इस तरीके का है, वाई इट हैज बीन लाइक दिस, इसको हम किस तरीके से करते हैं, अभी मैं फीचर्स भी बताऊंगा, बट उससे पहले आप ये समझो कि ये समझ में आ गया ना यहाँ तक टॉपिक। अब एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज करते हैं ये मिस्टर ए है ना, ये एक डीलर है, गुड्स खरीदता है और बेचता है, ओके। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, ओके, और इस पर 12% का टैक्स पे किया, ओके। तो जब ये गुड्स खरीदने गया, किसी से भी खरीदा होगा इसने, तो इसने टोटल पेमेंट की होगी 1,12,000 रुपए की, जिसमें 1 लाख का तो इसका गुड्स है, प्लस 12,000 रुपए का इसका इनपुट जीएसटी है। अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी मिलाकर हो सकता है या अकेले आईजीएसटी हो सकता है, समझ आई बात। तो ये इनपुट जीएसटी है, तो 12,000 का इसने टैक्स भरा और 1 लाख का इसने सामान खरीदा। इसके बाद इसने सामान को जैसे भी किया और फिर बाद में इसको क्या किया, मार्केट में बेचा, ऑब्वियसली प्रॉफिट में बेचेगा। तो इसने इस गुड्स को सपोज करो 1,20,000 में बेच दिया, ओके। और जब बेचा तो इसने भी 12% का टैक्स चार्ज किया। तो इसने बेचा 1,20,000 में, लेकिन इसके पास पैसे आएगा 1 लाख 1,44,400, राइट। मतलब 1,20,000 तो इसके खुद के पैसे आए और 14,400 रुपए इसके पास आया जीएसटी, समझ में आई बात। अब समझो ये क्या है, हमारा आउटपुट। तो इसने पे किया था 12,000, लेकिन इसके पास आया 14,400। तो गवर्नमेंट कहती है जो टैक्स तुमने रिसीव किया, कितना किया, 14,400, और जो उसमें से टैक्स आपने पेड किया विच इज 12,000, है ना, तो इसमें जो 2,400 आपके पास एक्स्ट्रा आया है वो आप पे कर दो गवर्नमेंट को। इसी को हम जीएसटी फाइलिंग कहते हैं। गवर्नमेंट ये नहीं कहता कि भाई ये भी तुम्हारा गया टैक्स, ये भी गया, नहीं, गवर्नमेंट कहता है एडजस्ट कर लो, समझ आया, क्लियर, ओके। इसके बाद
इसमें हमारा है फीचर्स। जीएसटी का फीचर क्या है? सबसे पहला, वन टैक्स वे। ओके, जीएसटी इज सिंपली अ वन टैक्स वे। ओके, मींस जब से जीएसटी इंप्लीमेंटेड है, नाउ यू श्योर, आप कहीं पर भी जा रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, सिर्फ जीएसटी वाला टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। समटाइम वो गुड्स में इंक्लूडेड रहता है और कई बार आपको अलग से पे करना पड़ता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें इंक्लूडेड रहता है, इसलिए जो प्राइस वो शो करते हैं उसी प्राइस पे आता है। बट जब कई बार आप शॉप से जब खरीदते हो तो वहां पर प्राइस कुछ और होता है, लेकिन जब आप बिलिंग कराते हो तो उसमें कुछ टैक्स इंक्लूड हो जाता है। समझ में आई बात? सेकंड है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मींस आप जितना कंज्यूम करोगे टैक्स उतना ही भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट में एंटर कर चुके हो, जैसे पहले मैंने बताया ना, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, तो आप वहां जाके चाहे एक कप चाय पियो, एंटरटेनमेंट टैक्स तो देना ही पड़ेगा पूरा, जितना उनका है। जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी के केस में क्या है, आपने अगर 5 रुपए वाली चीज ली है तो 5 रुपए का अगर 5% है तो उतना ही देना पड़ेगा आपको। आपने 50 रुपए की चीज ली है तो 50 रुपए का 5% देना पड़ेगा। आपने 500 रुपए का लिया तो 500 रुपए का देना पड़ेगा। आपने 5000 का लिया तो 5000 रुपए देना पड़ेगा। कंजम्पशन बेस्ड, जो जितना कंज्यूम कर रहा है उसे उतना डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। ओके। तीसरा, टैक्स एडजस्टमेंट, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि आप टैक्स का क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। एडजस्टमेंट्स करने का मतलब हुआ कि आपका जो भी टैक्स है आप उसे एडजस्ट कर लीजिए इनपुट को आउटपुट के साथ, और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आप गवर्नमेंट को पे कर दीजिए। ओके। एंड द फोर्थ इज यूनिफाइड स्लैब। मतलब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ टैक्सेस डिसाइड कर दिए हैं, है ना, जो आपको पे करने। इसके अलावा अगर कोई कुछ और पे कर रहा है तो यू कैन होल्ड देम आउट, है ना। आप उन्हें क्या कर सकते हो, रोक सकते हो कि ये एक अमाउंट किस तरीके से आपने कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? तो पहले अगर हम देख के चलेंगे तो पहले जो हमारा जीएसटी स्लैब था, ये मैं प्री बता रहा हूं, प्री कैसा था, 0% कुछ चीजों पे, 5%, 12%, 18% और 28%, पहले ये था। ओके, बट नाउ दिस हैज बीन चेंज। अभी इसको गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है, चेंज किया है। नाउ फ्रॉम दैट अब क्या है, अब इन चीजों में थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अब 0% अभी भी है, बट पहले बहुत सारे गुड्स इस कैटेगरी में नहीं थे। अब जितने भी फूड वाले एलिमेंट्स हैं, जो भी फूड, रॉ फूड्स आप खरीदते हो, उन पे 0% टैक्स है। ओके, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा 5% है और फिर 18% है। ठीक है, 0%, 5%, 18% and 1 is 40%. This is for luxurious goods. जो लग्जरीज गुड्स होती है ना, उनका मोस्टली क्या है, ये 40% है। आया समझ में? हाँ, तो ये हैवी गुड्स पे 40% गवर्नमेंट ने लगाया। तो दिस इज हाउ दे चेंज द स्लैब। क्लियर? तो दिस इज द कंप्लीट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ जीएसटी। ओके, समझ में आ गया?